नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से सॉल्व करेंगे एक और नया पेपर जो कि 23 जनवरी 2018 को कंडक्ट हुआ था। एसएससी इलेक्ट्रिकल का पेपर है। इसमें हम टेक्निकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो इनिशियल के 50 क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। कृपया वीडियो को पूरा देखें बिकॉज़ आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमें यूनिट बताना है। तो आपको पता है वाट होती है पावर की, वोल्ट होती है वोल्टेज की, एम्पियर होती है करंट की। तो आपका बचा जूल। तो जूल होती है हमारी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की हमारी जो यूनिट होती है वो जूल। तो आपका 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द हीट जनरेटेड कंडक्टर। तो जो हीट जनरेट कर रहा है उस कंडक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो आपको लिखना है यहाँ पे, मतलब उसका फॉर्मूला लिखना है। तो आपको ये किस फॉर्म में दिया है ये हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं या फिर हम स्किप करके चलते हैं इसको, बिकॉज इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जिसने भी ये पेपर सेव किया है वो अच्छे से सेव नहीं हो पाया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इसमें आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है वो बताना है। तो आपको सारे इसमें ऑप्शन पढ़ने हैं पहले, उसके बाद आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन के थ्रू कुछ पूछा हुआ है। तो इसमें जो सही आंसर है उसी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सीरीज इज लार्जर देन द रेजिस्टेंस लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो आपको कुछ ऐसा दिया है कि मान लो दो सीरीज रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, मान लो एक का R1 है, मान लो कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, इसका 1 है इसका 2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें आपको पता है 3 इज इक्विवेलेंट टू 2, 3 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू है उससे ज़्यादा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसीलिए देखो आंसर है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन। तो जो रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है वो होती है रो। तो रो आपको पता है RA/L होता है ना, अगर फॉर्मूला इसका देखा जाए। बट इसमें कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, ना ही R ना L ना A, तो ये तीनों तो अपन नहीं लिख सकते है ना। बट अपन को क्या करना है, रजिस्टिविटी में आपको टेम्परेचर दिया हो तो आपको पता है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टर जो होता है उसकी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा हो टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल stored by the inductance 0.4 हेनरी इंडक्टेंस इफ द करंट फ्लोइंग इज 2 एम्पियर। तो इसमें आपको दिया हुआ है 0L की वैल्यू दी हुई है 0.4 एंड आपको I की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर। तो आपका जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 LI²। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो 1/2 इंटू 0.4 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब काटेंगे तो ये 2 बचेगा और जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.8 जूल में आ जाएगा। समझ में आया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल बी द वोल्टेज V अक्रॉस द। इसमें आपको दिया हुआ है इंडक्टेंस का वैल्यू, मतलब इंडक्टर में दिया है 8H दिया है एंड आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इंडक्टर। तो आपको जो चेंज दिया है वो दिया है 0.5 A पर सेकेंड। तो ये आपका DI/dt दिया हुआ है। ये दो वैल्यू आपको दी हुई हैं।
तो आपको पता है V इज इक्वल टू जो होता है, V इज इक्वल टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे 8 इंटू 0.5 तो ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है 4 वोल्ट। तो ये आपका 4 वोल्ट आ जाएगा, मतलब थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। वैन कब निकालना है, जब वो कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड हो, 3 कैपेसिटर। तो आपको कैसे निकालना है, जब सीरीज में होते हैं तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/c1। तो c1 है 0.04 एंड प्लस 0.08 प्लस 0.02, ये हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में 1 करके करते हैं। एंड जब अपन सी इक्विवेलेंट इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.011 है ना, और ये एम एफ में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.11। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वोल्टेज वी। आपको वोल्टेज वी निकालना है इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। एंड द एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द सेपरेशन बिटवीन द 5 mm, ठीक है। तो इसमें आपको दिया हुआ है द एरिया। तो एरिया आपको दिया हुआ है 10, एरिया इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा आपको दिया हुआ है जो इनका बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए अपॉन डी। तो आपको जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 mm, ठीक है 5 mm दिया हुआ है। एंड जो आपको स्टोर्ड एनर्जी मतलब क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 पिको कूलम, ठीक है। तो ये आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है क्या, डिटरमाइन द वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालना है आपको। तो आपको याद होगा कि Q इज इक्वल टू होता है C इंटू भी। तो आपको C निकालना है और Q आपको दिया है, तब आप भी निकाल पाओगे। तो C आपको कैसे निकालना है, C निकालने के लिए आप जस्ट यहाँ पे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी करोगे। तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ए की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी की वैल्यू आपको दी हुई है mm में 5 mm। तो आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो होगा 0.5 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी कुछ, ठीक है। जब आप सी की वैल्यू आ जाएगी तो आप फॉर्मूला आपके पास होता है Q इज इक्वल टू सी भी। तो V इज इक्वल टू निकालने के लिए आप क्या करोगे, Q आपको दिया है 20, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Q इज इक्वल टू निकालने के लिए आप Q इज इक्वल टू होता है सी भी। तो V निकालने के आप करोगे Q अपॉन सी। तो Q की वैल्यू आपको दी हुई है 20 पिको हर्ट्ज से, तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। अपॉन सी की वैल्यू जो भी आएगी आप इस यहाँ पे रख के उसको सॉल्व करोगे जब, तो आपका जो आंसर आएगा 11.3 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन जिसने भी पेपर सॉल्व किया है ये नहीं दिख पा रहे हैं ना। अब इसमें जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सर्किट विद पैसिव एलिमेंट। तो इसमें बहुत सारी दिए हुए हैं तो आपको पढ़ना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट विद डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो आपको याद रखना है कि दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि इसमें दिया हुआ है, दूसरे होते हैं लम्प्ड। अब आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा बनाते हैं और डायरेक्ट एक लगा देते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है, जो पूरे वायर का रेजिस्टेंस है वो हमने एक साथ बना दिया है, जो कि 2 ओम या 3 ओम या कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। बट ये पूरा एक साथ नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पूरी लाइन में रहता है। तो जो ओम्स लॉ होता है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं सर्किट के, हर जगह रेजिस्टेंस उसका अलग अलग होगा। यहाँ तो हम एक साथ लिख देते हैं कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस मान लीजिए 2 है, तो उसको बोलते हैं लम्प्ड सर्किट। तो हम लम्प्ड सर्किट पढ़ते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट होते हैं जिनका
पूरे वायर में जो रेजिस्टेंस है वो रहता है, मतलब सब में ही रहता है, बट क्या है कि अपन उसको उसमें जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेंगे तो हम फिर ओम्स लॉ का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एलिमेंट होते हैं उसमें नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था, आपको हर वीडियो में आता ही है क्वेश्चन कि इसमें से पैसिव एक्टिव क्या है। एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एक्टिव होते हैं जो कि किसी भी सर्किट को एक्टिवेट करते हैं, जैसे करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। एंड जो पैसिव सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं? जिसमें कुछ आप खुद का पावर नहीं होता, वो दूसरे के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं, तो जिसको बोलते हैं आर, एल एंड सी। लेकिन अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि जो चार्ज कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर एज अ बैटरी की तरह काम करता है, तो उसको एक्टिव कंपोनेंट की तरह लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है उसमें जो हमारा एक्टिव कंपोनेंट है वो है वोल्टेज सोर्स, मतलब सेकेंड नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लोग सभी जानते हो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये कक्षा 10th से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा, डिटरमाइन द करंट इन एम्पियर दैट फ्लोज दो द 15 ओम रेजिस्टेंस when the potential difference between the terminal is the resistance is 60 वोल्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है, एक शायद पिछले क्वेश्चन में भी आया था, आपको यहाँ पे करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, तो V इज इक्वल टू होता है आपका 60 यहाँ पे दिया हुआ है, एंड R इज इक्वल टू दिया है 15। तो आपका जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4 एम्पियर। तो ये आपका सेकेंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा कि ओम्स लॉ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड आपको मिलते हैं। तो ये देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपको दिख नहीं रहा है, इसके लिए सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज जो मुझे पेपर मिला है इसमें दिख नहीं रहे हैं, केवल आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन द जो 17वां क्वेश्चन है वो है हमारा, डिटरमाइन द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द 16 ओम रजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 32 वोल्ट। तो इसमें आपको R इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है ओम में, एंड द रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी, V इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V और R के फॉर्म में होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो V स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32 दो बार लिख देंगे अपॉन 16, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये टोटल आ जाएगा 64 वॉट, है ना। तो जो ये हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं शो हो रहा है, एंड उसका नेक्स्ट भी क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है, एंड 20 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं शो हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो हमारा SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये गलत है जिसने भी लगाया है, ये एम्पियर पर मीटर होता है। एम्पियर पर मीटर मतलब 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, दिया तो नहीं है बट इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जो इसमें किस फॉर्म में दिया है मुझे नहीं पता, बट जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, एक्स एम इज इक्वल टू होता है, ये होता है एम अपॉन एच, जहाँ एम होता है आपका मैग्नेटाइजेशन, ये होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो फ्री स्पेस होता है वो होता है म्यू नॉट। आपको पता है इसका जो वैल्यू होता है 4 × 10⁻⁷ होता है। ये सभी लोग जानते हैं, हम लोग 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब हमने पढ़ी थी, तो ये उसका सही होता है। अभी कौन सा ऑप्शन है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 10⁻⁴
-7। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इफ़ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज़ लेस देन 0 देन द मटेरियल इज़। तो इसमें कौन सा मटेरियल होगा अगर उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लेस देन 0 है? तो वो जो मटेरियल होगा वो होगा डाई मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द रिलक्टेंस। इसमें रिलक्टेंस निकालना है एम्पियर टर्न्स पर वेबर में, एंड ऑफ ए कॉइल when the flux though the coil is 15 वेबर and the produced mmf is equal to 30 दिया है। तो mmf आपको दिया है 30, ठीक है, एंड द फ्लक्स दिया है आपको 15। तो जो आपका रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है mmf अपॉन फाइव। तो mmf आपको दिया है 30 एंड फाइव दिया है 15, तो आपका आ जाएगा 2। तो जो 2 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसकी यूनिट रहेगी एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट रहेगा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ। तो आपको इसमें एमएमएफ फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 120 एंड करंट दिया हुआ है आपको 0.1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एन इंटू आई। तो एन इंटू आई करेंगे तो 120 इंटू 0.1, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 12। तो जो आपका 12 मतलब फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हुए हैं, किसी का क्वेश्चन है तो आंसर नहीं है, आंसर है तो क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं बिना देख के, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ गिवन है वो है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द पीक टू पीक वैल्यू। इसमें पीक टू पीक वैल्यू निकालना है। तो पीक टू पीक वैल्यू मैं आप लोगों को समझा दूं पहले होता क्या है। जो पीक टू पीक वैल्यू आपका होता है, जैसे मान लीजिए एक वेव फॉर्म ऐसा है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 वोल्ट, यहाँ पे -2 वोल्ट। तो अगर इसमें आपको पीक टू पीक वैल्यू पूछा जाए तो पीक से लेके पीक तक का वैल्यू कितना है वो पूछा है। तो 2 ऊपर है और 2 नीचे है, तो टोटल वैल्यू 4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको दिया हुआ है एवरेज वैल्यू, तो वी एवरेज आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट, एंड जो वी एवरेज होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी एवरेज इज इक्वल टू 0.637 वी एम। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगा वी एम इज इक्वल टू, जो वी एवरेज है वो हमारा 100 दिया हुआ है, तो 100 अपॉन 0.637। अभी हमारा वी एम आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, वी एम क्या होता है, वी एम कुछ अगर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक वी एम होगा, लेकिन हमें नीचे भी निकालना है तो इसमें जस्ट 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो जो वी एम इंटू 2 करना है तो 2 वी एम हो जाएगा। तो 2 वी एम इज इक्वल टू हो जाएगा पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक हमारा जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 313.97। मतलब जो हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आई एवरेज इज इक्वल टू दिया हुआ होता है 0.637 इंटू वी एम। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकाल के उसमें पीक टू पीक के लिए 2 का गुणा कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो इसमें आपको करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल निकालना है, एंड द आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 65, एंड जो रिएक्टेंस दिया हुआ है मतलब एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 37 दिया हुआ है 0.53। तो जो एंगल होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल बाई आर। तो आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल की वैल्यू कितनी है 37.53 अपॉन 65 जो आर की वैल्यू है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी, जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 30 के अराउंड आएगा, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो 30 डिग्री के अराउंड आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द टैंक सर्किट हैविंग द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। दिया हुआ है आपको, सी दिया हुआ है आपको, एल दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरेलल सर्किट या फिर टैंक सर्किट उसको बोलते हैं। तो उसका जो होता है वो होता है 1/2 पाई रूट 1/LC माइनस R² अपॉन L²। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है, तो इसमें आपको ये दोनों वैल्यू पुट कर देना है, और जब आप वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालोगे तो आपका आ जाएगा FR। तो वो आपका जो FR आएगा वो आ जाएगा 15.91। ठीक है ना, जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15.91। मतलब आपका जो आंसर होगा वो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आरएल सर्किट हैविंग द इंडक्टेंस ऑफ, इंडक्टेंस मतलब आपको एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एंड आपको टी दिया हुआ है, स्मॉल टी। तो आपको इसमें निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें वोल्टेज। तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस में निकालने का, वो होता है आपका V इन, जो अपन इंडक्टेंस का वोल्टेज निकालना है, ये टोटल V है, तो V इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस R/L इंटू टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें आपको V दिया हुआ है 20 वोल्ट है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला एक बार साफ से लिख लेता हूँ। VL इज इक्वल टू होता है आपका V 1 माइनस ई की पावर माइनस R/L इंटू टी स्मॉल। ये आपको कोष्टक बनते, इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे तो V इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.3 वोल्ट। ये जो आपका आंसर आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वो दिया है आपका ए डेल्टा कनेक्टेड सर्किट हैज़ द थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 36 ओम। सो आपका डेल्टा सर्किट है, डेल्टा सर्किट है, इसमें आपके जो रेजिस्टेंस है वो दिए हुए हैं 36। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आपको डेल्टा से और स्टार फाइंड आउट करना है तो ऐसा बना लेना है आपको। तो ये जो अंदर के होंगे वो स्टार हैं, मान लो कि आपको ये फाइंड आउट करना है, R1 है ये। तो जब R1 फाइंड आउट करोगे तो आपको इन दोनों के जो एक्रॉस रेजिस्टेंस होंगे उनका गुणा कर देना है। तो 36 इंटू 36 अपॉन में सबका जोड़ देना है, 1 2 3, तो तीनों जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 108 आएगा, शायद 108। ठीक है, जब आप 108 आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे R1 इज इक्वल टू, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 12 वोल्ट, 12 ओम सॉरी। तो जो आपके अंदर के सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12 ओम के। ठीक है, तो 12 ओम मतलब फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द AC हैविंग द 16 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 एम्पियर फ्लो ऑफ करंट एंड द एवरेज पावर इज 200। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है, ये होती है VI। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो एवरेज पावर होती है वो होती है P इज इक्वल टू होता है VI cos फाई। एंड अपरेंट पावर जो होती है, अपरेंट पावर कौन सी होती है, वो होती है आपकी VI सिर्फ। ठीक है, तो जब आप पावर फैक्टर निकालोगे तो आप इसको अपॉन में इसको कर दोगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos फाई। समझ में आया, तो ये तो आपको दिया हुआ है P वाला। अब आपको निकालना है यहाँ से एपरेंट पावर। तो जब आप एपरेंट पावर, मान लीजिए एपरेंट पावर आपका A है, एपरेंट पावर निकालोगे आप, तो एपरेंट पावर के लिए आपको दिया हुआ है करंट दिया हुआ है 4 एंड आपको वोल्टेज जो दिया हुआ है वो वोल्टेज नहीं दिया है आपको, रेजिस्टेंस दिया है। तो रेजिस्टेंस के केस में आपका जो पावर होता है P इज इक्वल टू I²
आर जो एपरेंट पावर होता है, तो आई दिया हुआ है आपको 4, तो 4 चौको 16 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 256। ठीक है। एंड जब आप कॉस फाई निकालोगे तो कॉस फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई इजिकल टू जो आपका पावर दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200/256। ये आपका दिया हुआ है एवरेज पावर है, ये अपन ने निकाला है एपरेंट पावर। ठीक है ना, तो इसको जब आप ऑन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.779 के करीब, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 0.78। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पावर फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पावर कंज्यूम्ड in a star connected is 2 wattmeter method and the voltage and phase current is the 220 volt and 10 ampere respectively, what will be the difference in reading। तो मतलब आपको क्या निकालना है, P1 माइनस P2 निकालना है। ठीक हो, ये कैसे निकलेगा मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू होता है, सॉरी कॉस फाई इज इक्वल टू होता है, कॉस फाई इज इक्वल टू होता है कॉस 10 इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला होता है। अब आपको P1 प्लस P2 कैसे निकालना है, P आपको देखो P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। तो P आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे P निकालने के लिए आपको वोल्टेज दिया है 220 एंड 10 एम्पियर करंट दिया है एंड पावर फैक्टर 0.8 दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका P। ठीक है, यहाँ से आप P फाइंड आउट कर सकते हो। देन आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे। ये फॉर्मूले में वैल्यू रखने के लिए आप क्या करोगे, कॉस कॉस फाई होता है, कॉस फाई दिया है 0.8 इज इक्वल टू कॉस 10 इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2 बराबर कितना आया था अपना P इक्वल टू, तो जो आएगा तो यहाँ पे P का वैल्यू रख देंगे एंड 0.8 हमने रख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा P1 माइनस P2, और जो हमें P1 माइनस P2 हमें निकालना था, तो जो हमारा P1 माइनस P2 आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2286.3। ये हमारा आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है उसी फॉर्मूले में ही आपको वैल्यू रखना है, क्योंकि वही एक फॉर्मूला है जो 2-3 बार मतलब 2-3 क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं, तो वो आपको फॉर्मूला स्पेशली याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अभी ये क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, बट डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस हमको इसमें पूछा गया है। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस होता है हमारा M-1 L-2 T4 एंड I², ये हमारा होता है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो इसमें मैंने अपने मन से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है थ्योरी में। ए हाउस हैज़ 5 फैंस, तो 5 फैंस हैं जो कि 70 वाट ईच है, तो टोटल इसका पावर कितना हो जाएगा 70 वाट, 5 इंटू 70। ठीक है, एंड ऑपरेट 16 आवर, तो टोटल निकाल लेते हैं कि कितने घंटे चलते हैं, तो 16 का गुणा कर देंगे। 1 वॉशिंग मशीन है जो कि 2000 वाट की है और 1 आवर पर डे चलती है, तो प्लस कर देंगे 2000 इंटू 1 आवर चलती है। ठीक है, डे इन अ मंथ ऑफ जून, तो जून का महीना आपको पता है कितने दिन का होता है, जून का महीना होता है आपका 30 डेज का। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, एंड 30 का गुणा कर देना है। ये आपका आ जाएगा एक दिन का, समझ में आएगा, 1 डे। एंड जब 30 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 30 दिन का। तो जब आप गुणा करोगे इसका, तो जब गुणा करने पे आपका जो आएगा, गुणा करने पे आएगा आपका बाई 228,000, तो ये आ जाएगा वाट में। ठीक है, वाट आवर, लेकिन आपको निकालना है किलो वाट आवर में, तो इसमें 1000 का डिवीजन कर देंगे, तो जब कटेगा तो ये आएगा 228
किलोवाट आवर। समझ में आया? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ये PMMC टाइप वॉट मीटर हैविंग वोल्ट मीटर हैविंग द फुल स्केल रीडिंग इज 250। तो इसमें फुल स्केल रीडिंग दी हुई है 250 एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलोवाट इज कनेक्टेड इन 4 किलो ओम इज कनेक्टेड विद द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक PMMC वोल्ट मीटर है जिसकी रीडिंग क्या है 250 वोल्ट है फुल स्केल रीडिंग, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 400 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर है चूँकि, तो इसमें क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि ये वोल्ट मीटर है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 400 किलो वोल्ट, 400 किलो ओम, एंड जो इसका सीरीज रेजिस्टेंस है वो है कितना 100 किलो ओम। समझ में आया? ये 100 किलो ओम है। एंड जो आपका यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250। तो आपको इसमें कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, S इजिकल टू होता है R/V। अब आपको याद रखना है सेंसिटिविटी को 1/I भी लेते हैं, बिकॉज ऑफ V इजिकल टू IR होता है, और अगर I को 1 के अपॉन में करेंगे तो R/V। तो जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा S इजिकल टू 1/I इक्विवेलेंट या फिर R/V। तो आपको पता है R आपके दो एक ये और ये सीरीज़ में है, तो हो जाएगा इजिकल टू 500, ठीक है, इंटू 10⁻³ बिकॉज किलो ओम में है, अपॉन वोल्टेज। तो वोल्टेज 250 दिया हुआ है, तो जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 2, तो ये आ जाएगा लगभग 2000। तो आपकी जो इसकी सेंसिटिविटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी, और जो आपका ऑप्शन है वो है सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। द सिस्टम वोल्टेज इज 1000 एंड हैविंग द टर्न्स रेशियो ऑफ 104। ठीक है, आपको जो टर्न्स रेशियो दिया है वो दिया है, मतलब N1/N2 दिया है, जो आपको वो दिया हुआ है 104, ठीक है, एंड जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 98। तो आपको एरर पता करना है। तो जब आप वोल्टेज निकालोगे सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी मान लीजिए V2 को वोल्टेज आप निकालोगे तो यहाँ पे ये आएगा 11,000/104। तो 11,000/104 करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा हमारा V2 इजिकल टू 105.7692, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हमारा क्या है, जो 98 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा जो एरर होता है, एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो इसमें जब हम वैल्यू में आंसर रखेंगे तो ये मतलब कोई ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आएगा, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 98 माइनस ये कितनी है 105.7692, ये आई है, अपॉन में क्या आएगा ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू 105.76। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर वो आएगा 0.0734, ठीक है। लेकिन जब हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे कि बिकॉज वो हमें परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में निकालेंगे वो आएगा हमारा 7.34%, ठीक है, 34 या इक्विवेलेंट टू 35। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अ सर्किट हैविंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8 एंड 40 वाट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर। तो आपको पता है यहाँ पे P इजिकल टू दिया हुआ है आपको 40 वाट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा VI साइन फाई। तो आपको साइन फाई का वैल्यू कैसे निकालना है, थीटा फाई आपको दिया हुआ है 0.8, तो आप क्या करोगे यहाँ पे वैल्यू रख दो, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू
साइन साइन इनवर्स, ये एक्चुअली कॉस फाई दिया हुआ है ना। तो जब आप फाई निकालो, कॉस फाई से साइन फाई आप निकाल सकते हो, इसको फाई इज इक्वल टू निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.8। तो जब आप निकालोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपको रखना है, और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे वैल्यू रख के, तो जो आपका Q इज इक्वल टू आएगा, जो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 30, और VAR इसकी यूनिट होती है VAR, जो रिएक्टिव पावर होता है उसकी यूनिट होती है kVAR, बिकॉज ऑफ यहाँ पे किलोवाट किलो में नहीं है तो इसलिए VAR हो जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फेज एंगल ऑफ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम। तो इसमें आपको निकालना है फेज एंगल। तो फेज एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें आपको 200 वाट एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड वाट मीटर शो द रीडिंग ऑफ, तो इसमें आपको एंगल निकालना है। तो सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो आपको tan इनवर्स √3 P1 की वैल्यू कितनी है 200 माइनस 1200 बटो 1400 इसके नीचे हो जाएगा। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, जो फॉर्मूला है उसमें जैसे फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। कहने का मतलब ये है, इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे और आप निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा फाई इज इक्वल टू वो आएगा 51, है ना, 51 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है। तो आपको पता है जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है, केवल DC क्वांटिटी को मेज़र करता है। तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर सुइटेबल फॉर बोथ AC एंड DC। तो ये आपका क्या है, नॉट ट्रू। तो ये क्या करता है, केवल AC क्वांटिटी को, केवल DC क्वांटिटी को मेज़र करता है। समझ में आ गया, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, केवल DC क्वांटिटी को मेज़र करता है। तो अगर इसमें AC DC लिखा है तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, एंड आपका फोर्थ वाला, सेकंड वाला ऑप्शन में लिखा है AC एंड DC दोनों मेज़र करता है, सुइटेबल है दोनों के लिए। तो ये वाला गलत है, बिकॉज ऑफ ये केवल DC के लिए ही सुइटेबल होता है। आपको इसमें याद रखना है कि इसके बाद में C आता है। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल ट्रिक है कि PMMC, तो C लिखा हुआ है तो मतलब ये DC, C के बाद में भी C आया हुआ है, तो इसको DC के लिए ही मेज़र करते हैं सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर नाम से ही आपको डिनोट करता है, मल्टीमीटर मतलब मल्टीमीडिया, बहुत सारी चीज़ें करता है, मतलब सारे को मेज़र करता है, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस तीनों को ही मेज़र करता है। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर है वो 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं इसमें दिया हुआ है, ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, विच वन ऑफ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पता है, मैंने बताया था, जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है 1/I, या तो लेते हैं या फिर लेते हैं R/V। तो ये अगर इस टाइप में दिया होगा तो आपके इनमें से कोई आंसर होगा, हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में दिया हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन तक ही करवाने वाला था। अगले वीडियो में हम इसका आगे वाला पार्ट देखेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड आगे के वीडियोस जो हमारे आ रहे हैं RRB JEE के एंड SSC JEE के, RRB नॉन टेक्निकल, ग्रुप D के, NTPC के सारे वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं, सारे पेपरों का सॉल्यूशन। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अगर आपको PDF चाहिए, PDF पेपर चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके जाके हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।